नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फव्वारा सिंचाई तकनीक है किसानों के लिए फायदेमंद। सुगंधित फसल लेमन ग्रास की खेती है फायदे वाली। किसान भाइयों, भूमि का गिरता जल स्तर यह बयां कर रहा है कि आने वाले दिनों में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होगी और हम सब लोग यह जानते हैं कि जल ही जीवन है। फिर भी अधिकांश लोग पानी की बर्बादी अधिक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश किसान भाई भी परंपरागत विधि से ही सिंचाई करते आ रहे हैं, जिससे पानी अधिक लगता है। यदि किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों में फव्वारा विधि से फसलों में सिंचाई करते हैं तो पानी की काफी हद तक बचत कर सकते हैं। आज हम आपको जिला जयपुर से प्रगतिशील किसान बनवारी लाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो अपनी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाए हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। खेती के अंदर क्या करते हैं कि ये फुहारा लगाते हैं, बिजली की फुहारा लगाते हैं। मिनी फुहारा से हम गुआर है, बाजरा है, मूंगफली है, जौ है, गेहूं है, सरसों है, चना है, हरा चारा है, रंजगा है, तो हम मिनी फुहारा से हम ये लगाते हैं और मिनी फुहारा से हम इसको पैदा करते हैं। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। राज्य सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग के कार्यालय या किसान कॉल सेंटर से ली जा सकती है। तो ये मिनी फुहारा से हमें क्या है, इसमें एक तो पानी की बचत होती है और इसमें मजदूरी भी कम लगती है, मेहनत कम होती है। जैसे पहले हम क्यारियों से इनसे हम पाते थे तो हमारे मजदूरी भी ज़्यादा लगती थी और खेती भी कम होती थी। क्योंकि खेती कम होती थी तो हमारी पैदा भी अच्छी नहीं होती थी। अब तो हमने सारे खेत के अंदर मिनी फुहारा लगा लिए तो हमारा खेत भी क्या है, सभी हमारे पी जाते हैं क्योंकि हम मिनी फुहारा से सिंचाई अच्छी होती है। फव्वारा विधि। फव्वारा सिंचाई विधि में एक उपकरण फव्वारा या स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की जाती है। यह आमतौर पर प्लास्टिक, HDPE और एल्युमिनियम का बना होता है, जिसमें पाइप और नोजल दो मुख्य घटक होते हैं तथा यह उपकरण एक निश्चित दबाव पर कार्य करता है। 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब वाली फव्वारा इकाई में 4 लीटर प्रति सेकंड डिस्चार्ज वाले पंप से 400 मिलीमीटर प्रति सेकंड वाले 10 नोजल से एक साथ सिंचाई कर सकते हैं। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से 30 से 40% जल की बचत होती है। क्यारी एवं नालियां बनाने का झंझट नहीं रहता, जिससे फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता है और अतिरिक्त उत्पादन मिलता है।
फव्वारा सेट को एक आदमी आसानी से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। फव्वारा विधि से खेत के टीलों और ढालू खेतों में भी सिंचाई संभव है। जमीन समतल रखने की लागत की भी बचत होती है। जिन खेतों में सिंचाई के बाद पपड़ी बन जाती है, वहां पर फव्वारा सिंचाई अधिक उपयुक्त होती है। इस विधि से बिजली की बचत होती है और बिजली की दर में छूट का भी प्रबंधन है। कुल मिलाकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध सिंचाई जल से परंपरागत सिंचाई विधियों की तुलना में फव्वारा विधि से लगभग दुगने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। सामान्य परिस्थिति में नोजलों के बीच की दूरी जल फैलाव व्यास का 60% रख सकते हैं। अर्थात यदि जल फैलाव व्यास 50 से 60 फीट हो तो नोजलों के बीच की दूरी 30 से 40 फीट रखें। लेटरल की आपसी दूरी नोजलों के जल फैलाव व्यास से थोड़ा कम रखें। फव्वारा सेट से एक स्थान पर फसल की जल मांग और मौसम के मद्देनजर 2 से 4 घंटे तक सिंचाई करनी पड़ती है। उसके बाद सेट को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नहरी क्षेत्रों में बारी के फालतू पानी को डिग्गी में इकट्ठा करके आवश्यकता अनुसार फव्वारा विधि से सिंचाई के काम लिया जा सकता है। इसलिए मैंने तो पूरे खेत के अंदर ही मिनी फव्वारा लगा लिया। तो मिनी फव्वारा से हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बाजरा अच्छा हो जाता है, गुआर है ये भी अच्छा होता है, जो गेहूँ है ये भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। जवाब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बने। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि से अधिक फायदा लेने के लिए किसान कुछ न कुछ अलग प्रयोग करते हैं, जिसमें आजकल औषधि और सुगंधित फसलों की खेती बहुत से किसान करने लगे हैं और इन फसलों से इनकी आय में कहीं न कहीं इजाफा भी हो रहा है। इन्हीं फसलों में आज हम सुगंधित फसल लेमन ग्रास की खेती और इसके लाभ के बारे में जानेंगे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र दत्त से। लेमन ग्रास, इसको हम कहते हैं गंध तृण या नींबू घास। तो इस लेमन ग्रास का मेन रूप से औषधीय रूप में और एरोमेटिक या सुगंधित तेल के रूप में भी इसका बहुत सारा प्रयोग होता है और व्यावसायिक रूप से इसकी काफ़ी मांग जो है देश प्रदेश व पूरे विश्व भर में रहती है। इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो ही सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहाँ जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि इसे कोई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है।
इसके लिए जो खेत है वो तैयार करने की विधि है वो अच्छी तरह से प्लोइंग जैसे बाकी फसलों में भी करते हैं, अच्छी प्रकार से कर लेते हैं। लेकिन कई बार सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा की जो है ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उपचार करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कई बार जड़ों में कीड़े लग जाते हैं जिससे इसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। इसको जो है 3 प्रकार से उगा सकते हैं। सर्वप्रथम इसको जो है बीजों द्वारा, दूसरा कटिंग्स द्वारा, और तीसरा है इसकी स्लिप्स जो बनाई जाती है। बीजों के द्वारा भी इसको उगाया जाता है, लेकिन बीजों का जो वो है कॉस्ट है लगभग 24 से 25 किलो बीज पर हेक्टेयर इसको पड़ती है। लेकिन स्लिप से लगाना इसको ज़्यादा आसान है और इसको बढ़वार भी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसको कटिंग से भी लगाया जाता है, लेकिन कटिंग का जो मेथड है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। मेनली हम इसको स्लिप्स के द्वारा ही लगाते हैं। और जो स्लिप्स हम तैयार करते हैं, एक जो इसका जो पूरा होता है एक क्लम्प होता है, इस क्लम्प के निकाल के हम एक अलग अलग कर देते हैं, जिसमें कि 2 से 3 पत्तियों वाला एक स्लिप जिसको बोलते हैं, इसको हम खेतों में लगाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इसको पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें, क्षेत्र में अगर लगाए लगभग 50,000 पौधे 45 से 60 सेंटीमीटर के उसमें इसको लगाया जाता है। लेकिन ये भी एक विषय है जहाँ पर अच्छी मिट्टी है, अच्छा हमारे पास प्रबंधन है, जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पर 90 से 60 सेंटीमीटर के बीच भी इसको लगाया जा सकता है। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो, उस दशा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ही इसको लगाया कुछ इसमें खरपतवार आ जाते हैं, जिसे कि हैंड वीडिंग, हाथ द्वारा इसको निकालने का प्रयास किया जाता है और निकाल देनी चाहिए, ताकि इसकी बढ़वार में कोई ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न ना हो। और इसकी फसल जो है लगभग जो पहली कटाई है, हार्वेस्टिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार के इसका सस्योत्तर जो है प्रबंध हम करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसमें। लेकिन जबकि ये क्रॉप जो है 90 दिन के अंदर अंदर इसकी पहली कटाई ली जाती है, उसके बाद इसकी जो है 60 से 70 दिन के बाद अगली कटाई, और उसके बाद 2 से 3 महीने के बीच ही तीसरी कटाई भी इसकी ली जा सकती है। लेकिन डिस्टिलेशन से पहले एक मुख्य बात और भी है कि इसको जो हम हार्वेस्ट करते हैं, इसको हम काटते हैं, इसको रखते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि यह ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रल या सुगंधित तेल हमें प्राप्त होता है। जब इसकी कटाई की जाती है, इसको छाया में सुखाना बहुत ज़रूरी है। छाया में एकदम इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बढ़े हुए तापमान पर नहीं सुखाना चाहिए। इसको थोड़ा सा निम्न तापमान पे ज़्यादा हो सके तो छाया में सुखाना चाहिए, ताकि जो इसका तेल है वो उड़ ना जाए, क्योंकि यह उड़नशील तेल इससे हमें प्राप्त होता है। उसके बाद अतिशीघ्र जो है इसको डिस्टिलेशन, जो आसवन के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखेंगे तो तेल की मात्रा फिर से कम हो जाएगी, इसलिए इसका आसवन बहुत ज़रूरी है। आसवन के लिए इसका वाष्प, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा इसका आसवन किया जाता है और इससे तेल को प्राप्त किया जाता है। और यदि हम बात करें इसके जो हमारा जो प्राप्ति है, उपज की जो प्राप्ति है, 1 हेक्टेयर से अगर हम एवरेज बेसिस पे देखें तो लगभग 18 से 20 टन के करीब जो है हमारा जो है हर्बेज या जो हमारा घास है यह प्राप्त हो सकता है। और इस घास से जो हम तेल प्राप्त करते हैं लगभग 200 से 250 किलो प्रति वर्ष तक उपलब्ध निकाल सकते हैं, जिससे कि हम इंटरनेशनल या देश की मार्केट में बेच सकते हैं। जहाँ तक इसके मूल्य की बात करें, इसका तेल किस 1500 से 2000 के बीच में इसका बिकता है। मैंने बताया तेल की गुणवत्ता पे भी ये डिपेंड करता है। तो लगभग अगर हम एवरेज रूप से देखें तो लगभग 1 हेक्टेयर से 2.5 लाख के आसपास जो है इससे जो है हम आय प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों? सवाल जरूरी हैं, क्योंकि सवाल आपके हैं।
क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो यह फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अरहर की फसल में कौन कौन से पौध संरक्षण उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे देश के किसान भाई अरहर की बहुत तादाद में खेती करते हैं और अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूस कर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसमें एक जो कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फली भेदक या फली छेदक कीट। फली छेदक कीट है जो फली भेदक कीट है। यह कीट अरहर की फसल में जब फूल आता है तब इसकी तितली खेत के चारों तरफ आप घूमेंगे, निगाह करेंगे तो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी और यह भूरे रंग की तितली अंडे देती है और अंडे जो फूल के पास और पत्ती पर दे करके चली जाती है और दूसरे जगह जा करके फिर दूसरे पौधे पर फिर अंडे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी इल्लियाँ निकल जाती हैं और ये पहले शुरू में रस चूस करके और खा करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही फली लगना शुरू होती है और ये फली में अंदर प्रवेश कर जाती है, छेद करके अंदर घुस जाती है और हमारे दानों को खाना शुरू कर देती है, जिससे अरहर की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। इसका जो प्रबंधन करने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए आप इसमें स्पाइनोसैड एक दवा आती है, स्पाइनोसैड दवा। ये दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। या क्विनोआल्फास दवा, यह दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है।
रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अरहर की फसल में आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं जिनमें फूल नहीं आते, फल नहीं लगते, पौधा छोटा रह जाता है और पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी और बहुत अधिक संख्या में दिखाई देने लगती हैं। ये जो है इस तरह के रोग को हम कहते हैं कि अरहर का वांध्य रोग। इसमें फूल और फलियां नहीं लगती हैं जिसके कारण अरहर की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इस प्रकार का रोग आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो है विषाणु जनित रोग है, इसलिए कीट पतंगे इस रोग को आगे और फैलाते हैं। इसलिए जैसे क्विनोलफॉस है या डाइमेथोएट दवा, इन दो दवाओं में से कोई भी दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर देंगे तो अरहर का जो ये विषाणु रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिमनपुरा, जिला जयपुर के कृषक विमलेश कुमार ने। यह मुर्गियों में होने वाले कॉक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विमलेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों के लिए जानकारी लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मुर्गी पालक भाई जो हैं वो इससे क्या प्रभावित होते होंगे, उनकी मुर्गियां प्रभावित होती होंगी। इस रोग का नाम है कॉक्सीडियोसिस या खूनी दस्त। ये प्रायः बच्चे से लेकर बड़े मुर्गियों तक दोनों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो दस्त होता है और दस्त खूनी दस्त होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो जाती है मुर्गियों के लिए। तो ये कॉक्सीडियोसिस के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये एक प्रोटोजोआ जनित परजीवी रोग है जो कि क्या होता है, जो आंत है मुर्गियों का आंत को इन्फेक्ट करता है। इस कारण से क्या होता है कि इसमें बहुत खूनी दस्त होता है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसके कारण चूजों में अधिक मृत्यु दर तथा पठौरों में देरी से अंडा देने की अवस्था तथा वयस्क मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता में कमी आती है। और इसका लक्षण में जो है मुख्यतः जो लक्षण है उसमें है कि खूनी दस्त का पाया जाना, उसके अलावा जो क्लेका का रीजन है वो रीजन में स्वेलिंग हो जाता है, सूजन आ जाता है, उसका धब्बे भी दिख सकते हैं उस रीजन में। और मुर्गियों का अंडे के आकार में या अंडे देने की क्षमता में कमी आ जाती है, अंडे के आकार में भी परिवर्तन आता है। और इसके वाला इसमें सिर का भी आकार देखा जाता है, सिर का आकार भी छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लक्षण को पहचान के मुर्गी पालक भाई ये समझ सकते हैं कि उनके मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस या खूनी दस्त हो चुका है। तो ये जरूरी है कि मुर्गी पालक भाई जो है वो अपने फार्म में जो साफ़ सफाई और हाइजीन है वो उसको ज़रूर से ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि ये जो कॉक्सीडियोसिस है ये बहुत ही जानलेवा हो जाती है। इसमें मृत्यु दर करीब 40 से 80% तक, कभी कभी 100% तक भी हो सकती है।
और इसमें जो मृत्यु होने का मेन कारण बनता है वो बनता है निर्जलीकरण, माने कि इलेक्ट्रोलाइट का कमी हो जाने के कारण, क्योंकि डायरिया होने के कारण मुर्गियों में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है जो कि इसके मृत्यु का कारण बनती है। रोकथाम। डीप लिटर पद्धति से बिछावन को सदैव सूखा रखें। यदि बिछावन गीला हो जाए तो उसे तुरंत हटा दें। बिछावन को सप्ताह में 2 बार अवश्य पलटी दें। बाह्य परजीवियों को नियंत्रित रखें। कॉक्सिडियोसिस रोग की जानकारी मिलने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार करें। तो इसके रोकथाम के लिए मुर्गी पालक जो भाई हैं वो ये कर सकते हैं कि शुरू से ही खाने में क्या होता है वो कॉक्सिडियोस्टेट कुछ है जो उसका मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। बाजार में उपलब्ध कॉक्सिडियोस्टेट है वो उसका उपयोग करके कर सकते हैं। इसके अलावा कि कुछ कंपनियों के जो दाना मिश्रण आ रहा है उसमें कॉक्सिडियोस्टेट पहले से मिला रहता है, तो उसके बारे में भी बाजार में जानकारी लेकर उस दाने का प्रयोग कर सकते हैं, या कॉक्सिडियोस्टेट अलग से अपने दाने में 1 से 2% मिलाकर वो मुर्गियों को खिलाने से इससे मुर्गियों को कॉक्सिडियोस्टेट से बचाया जा सकता है। जो क्या होता है मुर्गियों का जो आवास का जो फर्श है, जो कुन्नी जो होता है उसको निरंतर अंतराल पर बदलते रहना चाहिए, जिससे कि अगर पुराना इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाए। तो ये सब सावधानियों का ध्यान रख के मुर्गी पालक भाई अपने मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस और खूनी दस्त से बचा सकते हैं और